ये क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना कौन सा, ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को पहले देख लेते हैं, एक बार कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। आप देखो ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है क्या, ज़ीरो ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है ऑर्डर क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, फिर हम बात करेंगे ज़ीरो ऑर्डर क्या होता है। जैसे मैं यहाँ लिखूँ H2 + Cl2 और ये क्या बना 2HCl। इस रिएक्शन को यहाँ लिख दिया, तो इस रिएक्शन से हमें क्या पता लग रहा है कि यहाँ पर एक तो कौन है H2 है और एक कौन है यहाँ पर Cl2। ठीक है, अब एक H2 एक Cl2, कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, कितने मॉलिक्यूल्स हो गए 2, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई 2 हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर कैसे आता है, ऑर्डर इन दोनों को देखकर हम नहीं बता सकते। ऑर्डर कैसे आता है, ऑर्डर एक्सपेरिमेंट करने पर आता है। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट करने पर क्या पता लगा, जो इस रिएक्शन की स्पीड है ना तो वो किस पर डिपेंड कर रही है, H2 इस पर डिपेंड नहीं कर रही, तो हमने पावर क्या लगा दी 0। Cl2 पर भी डिपेंड नहीं कर रही, तो पावर क्या लगा दी हमने 0। इसका मतलब ये हुआ रिएक्टेंट तो 2 हैं, लेकिन HCl का बनना ना तो H2 पर डिपेंड कर रहा है और ना ही किस पर कर रहा है Cl2 पे। इसे हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो इसकी डेफिनेशन, अगर मैं बात करूँ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, तो आप चाहो तो इसको नोट कर लेना यहीं से। और वैसे है क्या, देखो द रिएक्शन इन विच रेट, जो उस रिएक्शन की रेट है, यही तो है रेट, यानी प्रोडक्ट का बनना, डज नॉट डिपेंड नहीं करता किस पे, रिएक्टेंट कंसनट्रेशन पे। द रिएक्शन इन विच रेट डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कंसनट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखो H2 भी है, H2 के अमाउंट को कितना भी बढ़ा दो, पहले 50 मॉलिक्यूल्स थे, 50 मॉलिक्यूल थे, अब तुमने कर दिए 500 मॉलिक्यूल, तो भी HCl बनने की स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो HCl का बनना है, इस प्रोडक्ट का बनना H2 पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे ही क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट किया Cl2 पर, क्या देखा कि Cl2 के पहले हमने कितने मॉलिक्यूल लिए, 50 मॉलिक्यूल लिए, उसके बाद हमने Cl2 के अमाउंट को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और Cl2 का अमाउंट कितना लिया, इस बार हमने Cl2 का अमाउंट ले लिया 1000। तो पहले तो सिर्फ 50 थे और अब कितना कर दिया 1000। Cl2 का मॉलिक्यूल क्या कर दिए ज़्यादा। तो एक्सपेरिमेंट करने पे क्या पता लगा कि 50 से 1000 करने पर भी HCl बनेगा तो सही, लेकिन उसकी स्पीड जितनी पहले थी उतनी क्या है बाद में, यानी 50 से 1000 करने पर भी HCl बनने की स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं आया। इसका मतलब HCl बनने की स्पीड मतलब क्या हो गया, रेट, ना तो H2 पर डिपेंड कर रही है और ना ही किस पर कर रही है, Cl2 पर, किसी भी रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं कर रही, सो दिस इज़ कॉल्ड ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अगर ऑर्डर की बात करें तो क्या होता है, ऑर्डर मतलब होता है किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट का बनना, यानी प्रोडक्ट बनने की स्पीड कितने रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, एक बात और सुनो, अगर 2 रिएक्टेंट है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों पर डिपेंड करे हो, ये एक्सपेरिमेंटेड पता लगता है, हो सकता है एक पर डिपेंड करे, हो सकता है दोनों पे करे, या फिर किसी पर भी ना करे। जब किसी पर भी नहीं करेगी तो हम क्या बोल देंगे, ज़ीरो ऑर्डर। ठीक है, अब देखो मैं कोई और एग्जांपल लिखती हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, ऐसे मानो ये लिखा CO2 और ये क्या बन रहा है C+O2। अब इस रिएक्शन का हमने एक्सपेरिमेंट किया, C और O2 बन रहे हैं। ठीक है, तो C और O2 को एक्सपेरिमेंट करने पे क्या पता लगा कि रिएक्शन की स्पीड जो है वो सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही है, CO2 पर। रिएक्शन की स्पीड किस पर डिपेंड कर रही है, CO2 पर डिपेंड कर रही है। अब यहाँ बताओ कितने CO2 हैं, एक ही तो है CO2, तो ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर विल बी 1। यहाँ पर एक पर भी डिपेंड नहीं कर रही थी, तो ऑर्डर कितना था 0। यहाँ कितने पर डिपेंड कर रही थी, एक पर, तो ऑर्डर कितना हो गया 1। सपोज़ करो यहाँ पे पावर 2 लगा होता तो ऑर्डर कितना हो जाता 2। ठीक है, ये होता है अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अगर मैं इसको डेफिनेशन को एक बार और रीड करूँ तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। एक तो ये फर्स्ट डेफिनेशन है, इन सबको हटा देते हैं यहाँ से। अब देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी। जीरो ऑर्डर मतलब क्या हो गया कि किसी भी रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करेगी। देखो यहाँ लिखा हुआ है द रिएक्शन इन विच रेट डज नॉट डिपेंड नहीं करेगी किस पर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर, ऑन एनी रिएक्टेंट। चाहो तो ऐसे ऐड कर लो,
कि कोई सा भी रिएक्टेंट आ जाए उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करे, ठीक है। अब इसी डेफिनेशन को हम और कैसे लिख सकते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि आर की बात कर रहा है, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, रिएक्टेंट, ये लिखा हमने यहाँ पर रिएक्टेंट, लेकिन रिएक्टेंट की पावर कितनी आएगी, 0, ठीक है। तभी तो ये कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये तो हमने सिर्फ डेफिनेशन देखी है 0 ऑर्डर की। इसके बाद हम करेंगे इसका पूरा डेरिवेशन में क्या करना है, हमें इक्वेशन फाइंड करनी है कि कोई 0 ऑर्डर रिएक्शन है, उस रिएक्शन में मान लेते हैं कि 100 में से 100 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और 100 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में से 30 प्रोडक्ट बन गए। पहले हमने कितने लिए रिएक्टेंट, 100 ले लिए, 100 ले लिए, रिएक्शन होती गई, उनमें से 30 क्या बन गए, प्रोडक्ट बन गए प्रोडक्ट। तो 30 प्रोडक्ट बनने में कितना टाइम लगा, उसके लिए हमें कोई फॉर्मूला तो चाहिए ना, इसलिए क्या करते हैं अब नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। अब फॉर्मूले भी क्या होते हैं, 2 टाइप के, मतलब 2 हमें क्या करने, फॉर्मूले डेराइव करने। एक तो कौन सा, एक अगर मैं बात करूँ तो 0 ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए डिफरेंशियल आएगा और दूसरा कौन सा आएगा, इंटीग्रेशन वाला आएगा। तो पहले सॉल्व करते हैं किसको, डिफरेंशियल वाले को। मैंने यहाँ लिखा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन किसके लिए, 0 ऑर्डर काइनेटिक्स। अब देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखी कोई रिएक्टेंट, इस रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। ये कोई रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। इसके बाद मैं लिखूँ एट टी इक्वल्स टू 0, इसको तुम डायरेक्ट नोट कर लेना, वैसे एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आती लेकिन हमें आनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि अभी पहले समझ लो एक बार, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। अब टी क्या है, 0, यानी कि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो बताओ वहाँ पे कौन होगा, सिर्फ रिएक्टेंट ही तो होगा। और इसको हमने क्या लिखा, ए लिख दिया, रिएक्टेंट को हमने क्या लिखा, ए। प्रोडक्ट को हम क्या लिख रहे हैं, टी इक्वल्स टू 0 है ना, तो प्रोडक्ट तो बनेगा ही नहीं, तो प्रोडक्ट को हम क्या लिख रहे हैं, 0 लिख रहे हैं, ठीक है। फिर क्या किया, टी टाइम पर क्या हो गया, रिएक्शन स्टार्ट हो गई, ये टी टाइम है, इस टी टाइम पर क्या हो गया, रिएक्शन स्टार्ट हो गई। अब बताओ जब रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। अब कितना भी प्रोडक्ट बन सकता है ना, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, x। जैसे यहाँ पर 100 था, 100 में से कितना प्रोडक्ट बन गया, 30 बन गया, तो यहाँ कितना रहेगा, ये 100 है, 30 बन गए, 100 में से 30 चले गए, तो रिमेनिंग कितने हुए, 100 माइनस 30, ऐसे ही करेंगे ना। तो यहाँ क्या है, देखो a है, देखो जैसे मैं यहाँ लिखूँ a है, a कितना है, 100, x कितना प्रोडक्ट बन गया, 30, तो रिमेनिंग कितना रहा, कितने रिएक्टेंट रह गए, 100 माइनस क्या करेंगे, 30 करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर a था, a में से x क्या हो गए, प्रोडक्ट बन गए, तो रिमेनिंग कितना हुआ, a माइनस एक्स, ठीक है इतना। अब देखो इसके बाद सॉल्व करते हैं, हमें क्या चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताई थी तुम्हें, रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है। अगर मैं बात करूँ रेट ऑफ रिएक्शन की, तो प्रोडक्ट का बनना, प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर, एक्स हो गया। अब ये बताओ क्या हमेशा 30 मॉलिक्यूल ही रहेंगे क्या, 40 भी बनेंगे, 50 भी बनेंगे, ऐसे ही तो होगा। इसका मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, dx, एक्स की वैल्यू यानी प्रोडक्ट की वैल्यू किसके साथ, टाइम के साथ। देखो एक बात समझो, एक्स क्या है, एक्स है प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो पहले 30% प्रोडक्ट बना, फिर क्या होगा 40% बना, फिर 50% बना, तो एक्स की वैल्यू क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। ये लिखा हमने dx, डी मतलब होता है चेंज, किसके साथ, टाइम के साथ। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा तो प्रोडक्ट की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होती जाएगी। इतना ठीक है। इसके बाद देखो रेट ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ रखा है कि किसी भी रिएक्शन की स्पीड किस पर डिपेंड करती है, रिएक्टेंट पर, ये हमने पढ़ रखा है। और रिएक्टेंट कौन है यहाँ पर, आर, तो हमने क्या लिखा, रेट ऑफ रिएक्शन एक तो प्रोडक्ट के अमाउंट पर और हमने क्या लिखा है, रिएक्टेंट पर। रिएक्टेंट क्या हो गया यहाँ पे, आर, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, 0 ऑर्डर को। और 0 ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, 0 ऑर्डर का मतलब कि इस रिएक्टेंट की पावर कितनी होगी, 0। अब ये तो हो गया रिएक्टेंट और ये क्या है यहाँ पर, x क्या है, प्रोडक्ट। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, प्रोडक्ट का बनना, और रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है, रिएक्टेंट पर। तो ये भी क्या हो गया, ये भी r है और ये भी क्या हो गया, r। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, किस किस को, एक बार रिएक्टेंट को और एक बार किसको सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट को। कैसे करोगे, देखो यहाँ लिखा मैंने,
dx अपॉन dt। प्रपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट। इसकी पावर क्या है, 0। हमें पता है कि x रेज टू द पावर 0 इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे इसकी पावर 0 है तो कितना आएगा, इंटू 1 कर देते हैं, ये 1 हो गया। इसको और सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इक्वल्स टू क्या हो गया, k। और सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, dx, चलो इतना ही रहने देते हैं, आगे सॉल्व करेंगे। ये हो गई अपनी क्या, इसको ऐसे लिखते हैं, dx अपॉन dt प्रपोर्शनल इक्वल्स टू k। ये लिखा हुआ है, बस साइड में कर देते हैं एक बार, k r नॉट। इसको हम और क्या लिखें, k इंटू 1। क्यों आया ये, क्योंकि हम जानते हैं x इक्वल्स टू 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, कुछ नहीं कर रहे, बस इसको एक बार साइड में लिख देते हैं, आगे वाला डेरिवेशन हो जाएगा dx इक्वल्स टू dt, और ये क्या हो गया, k। ठीक है, इसको भी साइड में कर देते हैं। ठीक है, ये वही है जो सब कुछ हमने अभी देखा है, इसको बस मैंने एक बार साइड में लिख दिया। इसके बाद देखो, इसको हम बोल रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और इस इक्वेशन फर्स्ट में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है। डी क्या हो गया, डिफरेंशियल। डी से डिफरेंशियल होता है, मैथ्स में आता है ये। तो द इक्वेशन 1, दिस इक्वेशन 1 इज कॉल्ड, दिस इक्वेशन 1 इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। इसको हम क्या बोल देंगे, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, ये अपनी आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, दूसरी इक्वेशन फाइंड करनी है, कौन सी, इंटीग्रेटेड या इंटीग्रेशन, कुछ भी बोल दो, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। पहले हमने कौन सी करी थी, डिफरेंशियल, और अब कौन सी कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड। देखो इंटीग्रेटेड क्या होगा, पहले डिफरेंशियल हुआ, डिफरेंशियल में क्या आया, डी टर्म आई है। इस डी को हटाने के लिए, डी को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, बाय इक्वेशन 1। अब देखो यहाँ पे इस इक्वेशन 1 में क्या करें, इसकी शिफ्टिंग करते हैं। कैसे, dx वाले को हमने ऐसे लिखा, ये लिख दिया यहाँ पे dx इक्वल्स टू तो है ही है ये k, और इनटू में यहाँ पे क्या लिख दिया, dt। तो यहाँ पे आ गया ये dt। ठीक है, इसके बाद देखो इसको सॉल्व करना है, क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन। तो यहाँ लिखते हैं बाय, इसको इक्वेशन सेकेंड, और यहाँ लिखते हैं बाय इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन सेकेंड। अब इसके बाद क्या होगा, देखो इक्वेशन सेकेंड में अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे dx और यहाँ क्या आ जाएगा k, और ये क्या हो गया dt। ठीक है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन x ही होता है। k क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, k यहाँ पे ये कांस्टेंट था ना। अच्छा एक बात और, इस कांस्टेंट की बात करें तो ये कौन से ऑर्डर के लिए आया है, 0 ऑर्डर के लिए आया है ना। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट, फिर क्या होगा, नॉट। ये सिर्फ क्या शो करेगा, ये शो करेगा कि ये कौन से ऑर्डर का रेट कांस्टेंट है, 0 ऑर्डर। ठीक है, इसको अपन लिख भी सकते हैं यहाँ पर कि के नॉट क्या है, के नॉट प्रपोर्शनल को हटाया था, कांस्टेंट आया था, प्रपोर्शनल कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड 0 ऑर्डर रेट कांस्टेंट। ठीक है, तुम लिख लेना यहाँ पे 0 ऑर्डर रेट कांस्टेंट। अब यहाँ पे भी क्या कर देते हैं, जी नॉट, यहाँ पे भी नॉट। अब इसके बाद के नॉट क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा, बाहर। प्रपोर्शनल को हटाया था, कांस्टेंट तो आया था। कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, जैसे यहाँ पे सपोज 2 होता तो 2 को हम क्या सॉल्व करें, तो कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन उसी का होता है जो चेंज हो रहा है जिसमें, तो यहाँ पे क्या हो गया, के नॉट बाहर आ गया। अब देखो dx का इंटीग्रेशन क्या था, x था, तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा। ये मैथ्स के फिक्स फॉर्मूले, इसको याद ही कर लेना। ये क्या हो गया यहाँ पे t, dx का इंटीग्रेशन x, के नॉट कॉन्स्टेंट बाहर, dt का इंटीग्रेशन क्या आया, t आया। इसके बाद क्या करना है, देखो अगर हम क्या करते हैं, कभी भी इंटीग्रेशन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, आगे सॉल्व करने के बाद कांस्टेंट आता है, c आ गया। इस c को हम क्या बोलते हैं, दिस c इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसे हम बोलते हैं
इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं इक्वेशन थर्ड। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अभी ये सॉल्व नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? क्योंकि अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? सी। कुछ ऐसा करो कि हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाए? सी की वैल्यू आ जाए। अब क्या करेंगे? देखो सी की वैल्यू के लिए सपोज करना पड़ेगा, जैसे मैथ्स में करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं इफ़ फॉर द वैल्यू ऑफ सी। सी के लिए अपन क्या कर रहे हैं? व्हेन टी इक्वल्स टू 0। टी क्या है? 0 है। तो देखो टी इक्वल्स टू 0 पर बताओ एक्स कितना होगा? एक्स क्या था? प्रोडक्ट है। एक्स क्या है? प्रोडक्ट है। और जब टाइम 0 है तो बताओ प्रोडक्ट बना क्या? नहीं बना ना प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना है? 0। तो टी इक्वल्स टू 0, तो हमें पता है कि एक्स क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भी क्या होगा? 0, ठीक है। अब इस वाली वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। बाय इक्वेशन थर्ड क्या हो जाएगा? देखो एक्स की वैल्यू पुट करो 0 इक्वल्स टू के नॉट, तो कांस्टेंट है ये। टाइम कितना था? 0, ये भी रखा 0, प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे? सी। ये कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए? सी की वैल्यू चाहिए। अब इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा? ये 0, ये भी 0, तो सी की वैल्यू भी कितनी आएगी? 0। अब सी की वैल्यू 0 आ गई। इस सी की वैल्यू को कहाँ पुट करें? इक्वेशन थर्ड में। क्या लिखेंगे? बाय इक्वेशन थर्ड। और बाय इक्वेशन थर्ड लिखोगे तो क्या हो जाएगा? देखो बाय इक्वेशन थर्ड की बात करें तो एक्स रहेगा इक्वल्स टू के नॉट टी और प्लस सी। और सी की वैल्यू कितनी आई है? सी की वैल्यू 0 आई है, तो ये कर दिया हमने 0। आगे इसको कंटिन्यू करें तो क्या हो जाएगा? ये एक्स इक्वल्स टू के नॉट टी। इसे हम क्या बोल देंगे? इसे हम बोल देंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है। देखो डिफरेंशियल में क्या आया था? अगर डिफरेंशियल को देखें तो यहाँ पे dx अपॉन dt क्या आया था? के नॉट। टाइम के साथ प्रोडक्ट क्या हो रहा है? बन रहा है, और क्योंकि 0 ऑर्डर है तो क्या आया? के नॉट। इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू के नॉट टी, ठीक है। अब क्या होता है? ये तो पूरा डेरिवेशन है। इससे क्वेश्चन कैसे आने वो अपन डिस्कस करेंगे, और ये अपने सिलेबस में भी है ये, तो चाहो तो इसको नोट कर लेना। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी? नेक्स्ट टॉपिक की। एक बार तुम इसको नोट कर लो। नेक्स्ट बात करेंगे हम इसी टॉपिक में आगे किसकी? हाफ लाइफ रिएक्शन। ये क्या होता है? देखो हाफ लाइफ की बात करेंगे तो यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो ये रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट। इनिशियली कितने मॉलिक्यूल? 100। ए कितना हो गया? 100 हो गया। प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, 0। मैं बोल रही हूँ हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ का मतलब होता है कि रिएक्टेंट 100 थे, अब क्या हो रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। तो सपोज़ कितने प्रोडक्ट बन गए? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 50 क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। 50 क्या बन गया अपने पास? प्रोडक्ट। तो अब बताओ रिएक्टेंट के पास कितने रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल रह गए? 100 थे, 50 कन्वर्ट हो गए किस में? प्रोडक्ट में। तो रिमेनिंग कितने हुए? रिमेनिंग हुए 50, ठीक है। अब इसकी लाइफ कितनी और चलेगी? 50 मॉलिक्यूल तक और चलनी है, ठीक है। जब तक 50 मॉलिक्यूल है तब तक रिएक्टेंट है। जब 50 मॉलिक्यूल भी चले जाएंगे तो रिएक्टेंट भी चला गया। दिस इज़ कॉल्ड हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब होता है जितना भी रिएक्टेंट था उसका 50% किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में। दिस इज़ कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। हमें क्या करना है? हाफ लाइफ के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। 0 ऑर्डर के लिए भी करना है और फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी करना है। तो पहले अपन करेंगे 0 ऑर्डर के लिए और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अपन फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। नेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पर हाफ लाइफ ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो एग्ज़ाम में तो पहले क्या होगा अगर आता है तो इस टॉपिक में से सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो हाफ लाइफ की डेफिनेशन है। हाफ लाइफ की डेफिनेशन क्या होगी? लिख लो एक बार, मैं बोल देती हूँ। हाफ लाइफ का मतलब क्या हो गया? द टाइम एट विच, आप लिख लो एक बार, द टाइम एट विच रिएक्टेंट concentration becomes half of its initial concentration. Reactant concentration becomes half हो जाएगी, becomes half of its initial concentration
इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, जितनी भी कंसंट्रेशन है ना इनिशियल, उसका हाफ होने में कितना टाइम लगेगा, दिस इज़ कॉल्ड हाफ लाइफ। अब इसका फॉर्मूला कैसे आएगा, देखो हमारे पास सबसे लास्ट में क्या आया था, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आई थी। अगर मैं यहाँ लिखूँ साइड में, तो ये क्या था, ये था अपने पास dx/dt इक्वल्स टू क्या था, k नॉट। याद कैसे रखोगे, यहाँ पे d लिखा हुआ है तो क्या हो गया, डिफरेंशियल। इसके बाद इसी को सॉल्व करते हैं, तो x नॉट, कुछ नहीं करना, d को हटा दो और शिफ्टिंग कर दो, x k नॉट, और ये क्या हो गया t, ये कौन सी आ गई, इंटीग्रेटेड। हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया, हमारे पास लास्ट में यही आया था, तो इसी से सॉल्व करेंगे। कैसे, देखो बाय इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, बाय इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होगा, देखो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ये हम लिखते हैं यहाँ पर x इक्वल्स टू k नॉट t। इसमें से मुझे क्या कैलकुलेट करना है, हाफ लाइफ, लाइफ मतलब क्या, टाइम। तो ये लिखा मैंने t इक्वल्स टू क्या हो गया, x/k नॉट, ऐसे ही होगा ना, टाइम कैलकुलेट करना है। अब मुझे कौन सा टाइम कैलकुलेट करना है, 50%, यानी रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट बना चुका है, 50%, और 50% जब प्रोडक्ट बन गया तो कितना टाइम लगा, ठीक है। इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 50/100, और 50/100 का मतलब क्या हो गया, 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। हाफ लाइफ का मतलब समझ लो एक बार, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये 200 मॉलिक्यूल, 200 से प्रोडक्ट कितना बना, 100, तो जब 200 से 100 बना, हाफ हो गया ना, तो इस हाफ चेंज में कितना टाइम लग रहा है, वही होता है हाफ लाइफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टी को मैंने लिखा t 50%, टी हाफ कर दिया, तो ये बताओ x कितना होगा, इस कंडीशन पर x कितना होगा, x क्या है, प्रोडक्ट है, ये है x, और x क्या है यहाँ पर, प्रोडक्ट है, x है यहाँ पर प्रोडक्ट, ठीक है, और ये क्या है यहाँ पर, रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट को हम क्या लिखते हैं, a लिखते हैं, ऐसे ही होगा। ये तो हो गया रिएक्टेंट, और ये क्या है यहाँ पर, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट को कौन बनाएगा, प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया, x, इस x को कौन बनाएगा, x को बनाएगा a, यही होगा ना। मैंने क्या बोला है कि कितना परसेंट प्रोडक्ट बन गया, हाफ बनाए ना, यानी 50%, तो x क्या होगा, 50% ऑफ a, 50% ऑफ a। अगर मैं बोलूँ 30% तो क्या हो जाएगा, 30% ऑफ a। 75% प्रोडक्ट बनाए तो 75% ऑफ a, ईजी सॉल्व हो जाएगा इससे। x इक्वल्स टू क्या होगा, 50/100 इंटू a, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1/2, तो ये हो जाएगा a/2। इसका मतलब देखो समझ में आएगा तुम्हें, यहाँ पर x इक्वल्स टू क्या है, a/2। इसका मतलब क्या है, देखो जितना भी रिएक्टेंट था, सपोज 100 मॉलिक्यूल डिवाइड बाई 2, यानी कि कितना हो गया, 50, उसका क्या बन गया, प्रोडक्ट। इसी को तो कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। और देखते हैं, सपोज रिएक्टेंट a है ना, कितना था, 200 डिवाइड बाई क्या करोगे, 2, कितना आएगा, 100, तो ये क्या आ गया, x आ गया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, 50%। जितना भी रिएक्टेंट था उसका हाफ किस में कन्वर्ट हो गया है, प्रोडक्ट में। उसी प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, कैलकुलेट। अब देखो टाइम तो हमारे पास ये रहा, और x की वैल्यू ये रही, इन दोनों वैल्यूज़ को कहाँ पुट करोगे, इस वाली इक्वेशन में। क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर अगर मैं t को लिखूँ, t को हम क्या लिख सकते हैं, t 50%, या फिर क्या लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं t 1/2, ठीक है, इक्वल्स टू x की वैल्यू को क्या पुट करोगे, a/2, और नीचे क्या है यहाँ पर, k नॉट। ये आ गया अपने पास, किसकी इक्वेशन आ गई, हाफ लाइफ की, a/2, और ये क्या हो गया, k नॉट। अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ तो क्या होगा, t हाफ, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, a के। a है, इसकी पावर क्या है यहाँ पर 1, तो हम 1 को लिखते नहीं हैं, ठीक है। इसका मतलब हाफ लाइफ जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर, ठीक है। इसके बाद देखो ऐसे ही सेम अपने सिलेबस में क्या है, अभी हमने क्या कैलकुलेट किया है, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब क्या हो गया, देखो ऐसे समझो, ये 100 था, 100 से कितना बना प्रोडक्ट, 50 बन गया, तो 100 से 50 होने में कितना टाइम लग रहा है, जीरो ऑर्डर में। तो उसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, इस वाले इक्वेशन से। टाइम निकालना है, हमें टाइम कैलकुलेट करना है, वैल्यूज रख देंगे, ठीक है। अब देखो अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि 100 में से 75 प्रोडक्ट बन गए, ठीक है, 50% नहीं है, अब कितना हो गया, 75 प्रोडक्ट बन गए, तो कितना टाइम लगेगा, कैसे सॉल्व करोगे। देखो पहले हमने कितना किया था, 50 प्रोडक्ट बनाया था, अब कितना बना रहे हैं, 75%। क्या लिखोगे, इस 50 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। हमें ये वाला टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। 75 को अपन और कैसे लिख सकते हैं,
75/100% है ना, तो इसको अगर अपन फ्रैक्शंस में लिखें तो 3/4, 25 से कैंसिल हो जाएंगे। क्या लिख सकते हैं अपन, t 3/4, ठीक है। क्योंकि ये तुम्हें खुद करना है इसलिए मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि कैसे करोगे। 50% वाला मैंने कर लिया, 75 वाला तुम्हें करना है कि अगर 100 से 75 प्रोडक्ट बन जाते हैं तो कितना टाइम लगेगा, ये वाला सॉल्व हो गया। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 50 के प्लेस पे क्या रखोगे, 75, 50% था, अब कितना रखोगे, 75% रख के सॉल्व करोगे इसको। हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, टाइम ये है ही है, वैल्यू पुट कर देंगे और क्या आ जाएगा, आंसर। एक काम करो, पहले तुम हाफ लाइफ वाला कर लो, हाफ लाइफ के बाद 75% वाला खुद से करके देख, ठीक है। हाफ लाइफ वाला मैं लिख देती हूँ एक बार यहाँ पे, क्या लिखा था हमने, t इक्वल्स टू क्या था, t 50% इक्वल्स टू t 1/2 था, और इस कंडीशन में हमने x क्या लिखा था, x लिखा था 50% ऑफ a, और यहाँ लिखा 50/100 इंटू a, इसको हम लिख सकते हैं a/2। तो इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को हमने यहाँ पुट करा, ठीक है। इसको लिख देते हैं हम इक्वेशन 3 कर देते हैं, 1 2 पहले आ गई थी, जो भी थी उसको नेक्स्ट कर देना, तो क्या हो जाएगा, t मेरी 3 है यहाँ पर तो मैं 3 कर देती हूँ, अगर तुम्हारी 4 आ रही हो तो 4 कर देना। बाय इक्वेशन 3 क्या आ जाएगा, t की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1/2, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, t 50%, ठीक है ना। x की वैल्यू को क्या लिखोगे, a/2, और ये क्या हो जाएगा, k0। ये तो हुआ हाफ लाइफ। तुम्हें क्या करना है, मैंने निकाला है 50% के लिए सॉल्व किया, तुम करोगे किसके लिए, 75% के लिए, ठीक है। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में, फर्स्ट ऑर्डर वाले को। दैट्स ऑल।